हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं लियाबिद। आज बहुत सी बातें करनी है हमें, लेकिन गुफ्तगू का आगाज हम कर रहे हैं। दिल तो नहीं चाह रहा था कि करें, लेकिन इस टॉपिक पर करना पड़ रही है और वो है क्रिकेट। न्यूजीलैंड के दौरे पर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम और हम इतने दिनों से इंतजार में हैं कि शायद कोई एक अच्छी खबर आए, कोई एक अच्छी खबर आए, लेकिन लगता है कि इंतजार फ़कत इंतजार ही रह जाएगा। आज पहला T20 खेला जा रहा है और हम देख रहे हैं कि 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। फ़कत पाकिस्तानी टीम ने 53 रन बनाए हैं। पहले तो हमने देखा कि वनडे सीरीज़ 5-0 से पाकिस्तान हार गया, क्लीन स्वीप हुई पाकिस्तान को। और अब T20 के बारे में बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि शायद पाकिस्तानी टीम T20 में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी और हम शायद 3-0 से ये सीरीज जीत जाएं। लेकिन लग ये रहा है कि 3-0 से जीते तो नहीं, अलबत्ता 3-0 से हार जरूर जाएंगे। बिल्कुल 3-0 से हार जरूर जाएंगे। और जब भी मैचेस हो रहे होते हैं तो डेफिनेटली हम सब यही विशेष कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान जीत जाए और अच्छी कारकर्दगी दिखाए। लेकिन मुझे समझ में नहीं आती है कि शायद हम चैंपियंस ट्रॉफी के खुमार से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं, या फिर हमारी जो ओपनिंग होती है, हमारी जो बैट्समैन होते हैं, ओपनर होते हैं, वो इतनी स्ट्रगल क्यों करते हैं। और अब तो हमारी बॉलिंग भी नाकाम हो गई है। इस हवाले से चेयरमैन PCB की जानिब से कहा गया है कि जी जब टीम दौरा खत्म करके वापस आएगी तो हम कप्तान को लेके बैठेंगे। तो पहले ही बैठ जाते, लेकिन खैर पहले तो बैठे नहीं क्योंकि सब छुट्टियों पे गए थे, तो ये तो होना ही था। और अभी यही पता चला है कि जी 7 खिलाड़ी हमारे आउट हो चुके हैं, जबकि पहली विकेट हमारी 4 रन पर ही गिर गई थी। ये वो टीम है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में फातेह करार पाई थी और चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पर कोई कह नहीं सकता था कि पाकिस्तान कैन विन द मैच, बट अनएक्सपेक्टेड पाकिस्तानी टीम ने जो है ये मैच जीत लिया था। और जब ये मैच जीता था तो उसके बाद सबके मोराल्स बड़े हाई थे और सब यही कह रहे थे कि नया ब्लड अब टीम में आया है, नया ब्लड जो है वो कुछ खास कारकर्दगी दिखाएगा, अच्छे मैचेस होंगे, हम ज्यादा से ज्यादा गेम्स जो है वो जीतेंगे। लेकिन ये वही ब्लड है, ये वही लड़के हैं, ये वही तमाम खिलाड़ी हैं जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी थे। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि कारकर्दगी 0 है। समझ में ये नहीं आता है कि प्रॉब्लम क्या है, समझ में ये नहीं आता है कि हमारे जो ओपनिंग बैट्समैन है वो इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं, हमारे जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको क्या हो जाता है। और साथ में हमें क्यों नहीं ये समझ में आता कि किस एरिया की, किस ग्राउंड की कैसी पिचेस हैं, क्या कंडीशंस है, उसके अकॉर्डिंगली हम क्यों नहीं खेलते हैं, क्योंकि हमारी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है। वनडे के हवाले से हम खेलने जाते हैं लेकिन हम कोई स्ट्रैटेजी प्लान ही नहीं करके जाते कि हमें किस तरीके से मैचेस खेलने हैं, कितने ओवर में कितने रन करने हैं। स्ट्रैटेजी का मसला हमेशा से रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। और जब हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई है, ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई है, तो यहाँ की पिचेस पर हमारे बैट्समैन स्पेशली बहुत ज्यादा शाय हो जाते हैं और बहुत ज्यादा उनको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। खुसूसन टॉप ऑर्डर को तो बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। और इस T20 सीरीज की अहम बात यह है सबक कि अगर पाकिस्तानी टीम 2-1 से जीतती है ये सीरीज तो फिर पाकिस्तानी टीम नंबर 1 हो जाएगी T20 फॉर्मेट की। और अगर न्यूजीलैंड की टीम 2-1 से जीतती है तो फिर न्यूजीलैंड की टीम नंबर 1 चली जाएगी। लेकिन अगर पाकिस्तान 3-0 से हारती है तो फिर पाकिस्तानी टीम अभी जो दूसरे रैंक पर है वो दूसरे से चौथे रैंक पे चली जाएगी। तो ये बड़ी अहम बात है। रैंकिंग के हवाले से भी ये सीरीज बहुत ज्यादा अहम है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान को T20 सीरीज ये विन करनी चाहिए। अगर हारे भी तो कोशिश करें कि कम से कम 2-1 से ही हारें, ये ना हो कि 3-0 से हार जाए। बिल्कुल व्हाइट वॉश ही ना हो जाए, ये ना हो कि बिल्कुल ही आप कुछ ना करके हारें। खैर अल्लाह ना करे कि हम हारें। पाकिस्तानी टीम जो है अनएक्सपेक्टेड है, कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकती है। गिरती हुई टीम भी जो है वो मैच को जिता सकती है। तो शाहीनों के लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस। अब बढ़ेंगे हम हमारी टॉप स्टोरीज की जानिब। ये नकीबुल्ला वो नहीं है या ये नकीबुल्ला किसी भी तौर पे उनका क्राइम पार्टनर नहीं रहा। सीन ऑफ क्राइम पे जाने के बाद दोबारा हम वापस आए उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन वो और उनकी टीम ऑफिस से गायब हो गए। कराची का इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जाली मुकाबले के बाद अंडरग्राउंड। राव अनवर के खिलाफ एक केस और ओपन। DIG वेस्ट को राव अनवर पर होने वाला खुदकुश अटैक भी मशकूक लग रहा है। कहते हैं राव अनवर तलबी के बावजूद इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश ना हुए, आज दोपहर 1 बजे दोबारा पेश होने का हुक्म दे दिया।
मुतलाशी खानदान नकीबुल्ला के अहले खाना राव अनवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने DI खान से कराची की जानिब रवा दवाली वीज की 2 गाड़ियां सिक्योरिटी हिसार में कराची तक पहुंचाएंगी। अमीर जमात इस्लामी 31 जनवरी को कराची में जिरगे का ऐलान, नकीब के मामले की जुडिशल इंक्वायरी का भी मुतालिबा। आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस, खजाने के साबिक वजीर इसहाक डार के खिलाफ आज फिर हो रही है समाअत। शहबाज शरीफ के गिर्द भी नैब का घेरा तंग करने का फैसला। आशियाना हाउसिंग स्कीम में मुबैना करप्शन के मामले पर नैब लाहौर ने वजीर आला पंजाब को आज तलब कर रखा है। रखी हुई है कौमी खिलाड़ियों ने, प्लीज कुछ कर लें शाहीनो। खैर हम बढ़ते हैं हमारी आज अखबारात की शह सुर्खियां क्या कह रही हैं। तो हमारी शह सुर्खियां तो आप मुलाहिजा कर चुके हैं, अब अखबारात की शह सुर्खियां क्या कहती हैं ये बताएं। तो जंग अखबार पर नजर डाल लेते हैं और शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने लीडिंग स्टोरी लगाई है और वो कहते हैं कि नैब का असल चेहरा दिखाऊंगा, जल्द बताऊंगा मुझ पर असल मेहरबानी की वजह क्या है। ये मेहरबानी जंग ने भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखी है, तो आप समझ सकते हैं कि कौन सी मेहरबानी होगी उन पर। बहरहाल जरदारी की करप्शन बच्चा बच्चा जानता है, इमरान को गलियों से फुर्सत मिले तो काम करे। तो बहरहाल ये शहबाज शरीफ ने अपना स्टाइल अपनाया है और माल रोड पर पूरे पाकिस्तान से सियासी मसखरे जमा हुए। लाहौरियों ने टांक में शिरकत ना करके जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। अवाम ने अगले इलेक्शन में मुंतखब किया तो कराची और पेशावर को लाहौर बनाएंगे। चूंकि नून लीग पर अक्सर औकात ये इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने जितनी दफा भी हुकूमत की, उन्होंने सबसे ज्यादा अगर काम किया तो वो पंजाब में किया और पंजाब में बिलखुसूस लाहौर में डेवलपमेंट की या फिर फैसलाबाद में की या आप थोड़ी बहुत मुल्तान में की है। तो अब शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि अगर इन फ्यूचर हमें वोट मिले, हम दोबारा इख्तिदार में आए, मरकज में इख्तिदार में आए, तो फिर हम भरपूर कोशिश करेंगे कि कराची को भी बहुत बेहतर तरीके से डेवलप करें। जिस तरीके से लाहौर के हवाले से राय दी जाती है, लाहौर को एक मॉडल के तौर पर पेश किया जाता है, तो हम लाहौर की तरह कराची को भी डेवलप करेंगे, लाहौर की तरह हम पेशावर को भी डेवलप करेंगे। तो बहरहाल करना चाहिए क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि तमाम ये जितने भी बड़े शहर हैं, ये तमाम के तमाम पाकिस्तान के ही शहर हैं, इनको भी लाहौर की तरह डेवलप होना चाहिए। बिल्कुल, तमाम शहरों को लाहौर की तरह ही डेवलप होना चाहिए और मेरे ख्याल में अब मलिक रियाज जो है कराची में इस तरह के इकदाम कर रहे हैं कि कराची के हालात भी बेहतर बनाए जा सके। खैर उसमें सिंध गवर्नमेंट भी खास किरदार अदा कर सकती है। अच्छा, खबरें जो हैं क्योंकि आज बहुत सारी हैं और मुझे लगता है कि आज हमें बहुत सारी खबरों पे फोकस करने की भी जरूरत है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे नकीब कत्ल केस के हवाले से, जिसमें अहम पेशरफ्त ये हुई है कि उनके जो घर वाले हैं, उनके जो लवाहिकीन हैं, वो आज 2 बजे कराची पहुंच रहे हैं। सख्त सिक्योरिटी हिसार में उनको यहाँ पहुंचाया जाएगा। उनकी जानिब से, उनके जिरगे की जानिब से एक कैंप लगाया गया है जहाँ पर वो कहते हैं कि जिन लोगों को भी उनसे बात करनी है वो वहाँ पर जाएं। कल हमारी बात हुई थी इन्वेस्टिगेशन टीम के चेयरमैन से, सनाउल्लाह अब्बासी से, और उन्होंने यही कहा था कि किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है उनके ऊपर और वो जब चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे, अगर नकीब के घर वाले मुकदमा दर्ज करते हैं तो फिर उसके लिए राव अनवार के खिलाफ कार्रवाई भी होगी और उनका एक जो सहूलतकार है, जो उनका बंदा है, वो भी पकड़ा गया है। तो इस हवाले से ये अहम डेवलपमेंट है कि आज नकीब की फैमिली आ रही है। दूसरा, राव अनवार के खिलाफ जो है वो घेरा मजीद तंग होता जा रहा है। एक तो खबर ये है और दूसरी खबर जो है वो एक्सप्रेस की मेन लीड है, हमजा शहबाज के घर बाहर रुकावटें फौरी हटाने का हुक्म। तो कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने बहुत ज्यादा इकदाम किए हैं, जिसमें उन्होंने हमजा शहबाज के हवाले से भी यही कहा है कि उनके घर के बाहर जो रुकावटें हैं वो फौरी हटा लें और अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो जो है अपना घर भी तब्दील कर सकते हैं और जो पुलिस एहलकार हैं वो नेकरे पहनते हुए, नहाते हुए उनके घर के बाहर बिल्कुल भी नजर ना आए उनको, क्योंकि वो खुद गाड़ी में बैठेंगे और खुद सारा दौरा करेंगे। तो ये तो एक खबर हो गई हमजा शहबाज के हवाले से। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो वो खबर है जनाब ज़ैनब मर्डर केस के हवाले से, जिसमें कल IG पंजाब की जानिब से रिपोर्ट भी पेश की गई है और चीफ जस्टिस ने इस रिपोर्ट को तसल्ली बख्श भी करार दिया है और साथ साथ पुलिस वालों को उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी ज़ैनब कत्ल केस के हवाले से, DNA के हवाले से जितनी भी बातें सामने आ रही हैं, तो उस हवाले से अगर सबका DNA किया जाएगा तो मेरे ख्याल में जितनी भी आवाम है उन सबका DNA करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पुलिस की जो अपनी तफ्तीश होती है, पुलिस का जो तरीकाकार है, एक सिस्टमैटिक तरीकाकार है, उसके हिसाब से अगर वो तफ्तीश करें तो मेरे ख्याल में ज़ैनब कत्ल केस के मर्डर को पकड़ा भी जा सकता है। अच्छा, एक और लीडिंग स्टोरी जंग अखबार ने लगाई है, वो बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से लगाई है और कल उन्होंने कहा कि पुलिस मुकाबलों से दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। जो कराची में अभी 2 दिन पहले वाकया पेश आया है, 5 बहनों का इकलौता भाई जो है वो हमने देखा मार दिया गया पुलिस की फायरिंग में। उसके साथ साथ राव अनवार ने जो कुछ किया वो भी आपके सामने
सामने हैं, उन पर केस भी चल रहा है, तहकीकात भी हो रही है। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जजेस इंसाफ देने के सिवा सब काम कर रहे हैं। ये उन्होंने बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाया है हमारे जुडिशल सिस्टम पर। बहरहाल उन्होंने मजीद कहा कि इनकी तवज्जो सियासी मामलात पर है, यानी कि जजेस के हवाले से वो कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं कि इनकी तवज्जो सियासी मामलात पर है, जिसकी वजह से इंसाफ की फराहमी मुतासिर हो रही है। पुलिस मुकाबलों पर पाबंदी आयद की जाए, राव अनवार को फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए, अकेला कुछ नहीं कर सकता। ये बड़ी अहम बात है। हम देख रहे हैं कि राव अनवार पर ये एक इल्जाम भी लगता है और पीपल्स पार्टी पर भी ये इल्जाम लगता है कि राव अनवार के पीछे अगर कोई फोर्स खड़ी है तो वो है सिंध हुकूमत। और सिंध हुकूमत हम देख रहे हैं कि तकरीबन 2008 से सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के अंडर काम कर रही है, तो फिर यकीनी बात है कि पीपल्स पार्टी पर ये जो है में भी और ओपन अल्फाज में भी हम देखते हैं कि इल्जाम लगता है कि राव अनवार को अगर कोई कंट्रोल करता है तो वो सिंध हुकूमत करती है या फिर पीपल्स पार्टी के आला हुक्काम जो बड़े रहनुमा हैं, बड़े लीडरान हैं, वो करते हैं। तो बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि फेयर ट्रायल का हक मिलना चाहिए राव अनवार को, और ये काम वो अकेले नहीं कर सकते, जो उनके पीछे हैं उनको भी पकड़ना चाहिए। बिल्कुल, पहली दफा इस तरह का बयान आया है कि जी ओपन ट्रायल का उनको हक मिलना चाहिए। ऐसे कई केसेस हैं राव अनवार के हिस्से में, लेकिन कभी इस तरह का बयान नहीं आया। तो सोचने वाली बात है कि अब इतना इंपॉर्टेंट बयान क्यों आया। अच्छा, गवादर के हवाले से एक अच्छी खबर मैं शेयर करना चाहूंगी, और वो खबर ये है कि गवादर को अब फाइनली सोच लिया गया है कि वहां पर एक मेगा ऑयल सिटी बनाई जाएगी और साथ साथ वहां पर बेहतरीन तरीके कार का जो है एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा, और उसके लिए अब इकदाम भी कर दिए गए हैं। तो दिस इज वेरी गुड थिंग, और सीपैक को काफी ज्यादा इससे जो है वो मदद मिलेगी और चाइना और पाकिस्तान की जो फासले हैं वो भी कम होंगे। और दूसरी खबर एंटरटेनमेंट से मैं शामिल करती हूँ। एंटरटेनमेंट से खबर ये शामिल करूंगी कि जी ऐश्वर्या राय को फर्स्ट लेडीज का अवार्ड भी मिला है, और दूसरी जानिब उनकी जो एक मूवी है पद्मावती, जिसको बाद में पद्मावत कर दिया गया है, उस हवाले से जो हिंदू कम्युनिस्ट हैं, जो राजपूत उनका जो सरदार साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि जी 24 जनवरी को उनकी 1900 से ज़ायद खवातीन वहां पर खुद सोजी करेंगी, खुदकुशी करेंगी, अगर इस फिल्म को 25 जनवरी को जो है वो रिलीज किया गया है। तो इंडिया में भी जो है काफी ज्यादा इस हवाले से बातें हो रही हैं कि जी अब होने क्या जा रहा है, क्योंकि अजय देवगन की भी एक मूवी आ रही थी 25 जनवरी को, क्योंकि जमहूरिया डे है उनका, इसलिए इस मूवी को कैंसिल कर दिया है अजय देवगन ने। खबरें हमारे पास बहुत सारी हैं और हम डिस्कस करते रहेंगे। अब पेशावर का रुख कर लेते हैं, और जैसे कि हम रोज अपने जो सूबाई दारुल हुकूमत है वहां पर जो है मालूमात लेते हैं कि वहां पर क्या कुछ होना है, कौन से अहम इवेंट्स हैं, मौसम कैसा है, और वफाकी दारुल हुकूमत का भी रुख करते हैं। लेकिन अभी सबसे पहले हम पेशावर का रुख करेंगे और जानेंगे आमिर जमील से कि आज मौसम कैसा है और कौन कौन से अहम इवेंट्स हैं। तो बताइएगा आमिर, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आज, और जरा आज अहम इवेंट्स के हवाले से भी बताइए, मौसम के हवाले से भी अपडेट कीजिए। गुड मॉर्निंग सबा और अली दोनों को। मौसम की हाल जिस तरीके से गुज़िश्ता तकरीबन 2-3 हफ्तों से सूरत हाल इसी तरीके से मौसम की चल रही है कि वो सर्द और खुश्क, पूरे सूबे में सर्द और खुश्क है। सबसे ज़्यादा जो सर्दी है वो कालाम में ही है। अच्छा। जिस तरीके से गुज़िश्ता हफ्ते -8 तक पहुंची हुई थी, अब थोड़ी सी कम हुई है, -5 तक वो पहुंच चुकी है। इसी तरीके से अपर दीर और चित्राल में -3 है। पेशावर में थोड़ा सा मौसम गर्म है, यानी 3 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, लेकिन पेशावर वालों के लिए ये भी काफ़ी सर्द है। अहम इवेंट्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अहम जो है वो आज स्पीकर केपी असम्बली के जो हैं असद कैसर साहब, वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नकीबुल्ला जो कि मार दिया गया है कराची में, तो उस हवाले से फाटा माहिदीन के साथ मिलकर उनकी होगी, जबकि लेडीज़ हेल्थ विजिटर्स जो हैं फाटा से ताल्लुक़ रखने वाली, वो भी कुछ अपने मुतालबात के हवाले से एहतजाज कर रही हैं। केपी असम्बली का इजलास भी आज हो रहा है, उसमें भी कई अहम चीज़ें जो हैं आज डिस्कस होंगी। ये मौसम और इवेंट्स हैं यहाँ पर, लेकिन जैसे कि हम हर दफ़ा बताते हैं कि एक तो यहाँ पर BRT बन रही है, दूसरा मौसम भी सर्द है, तो इस हवाले से गैस लोड शेडिंग। ये भी बताइएगा कि पेशावर का ओवरऑल मौसम कैसा है, और दूसरा जो फाटा माहिदीन है वहाँ पर नकीबुल्ला केस के सिलसिले में जमा हो रहे हैं, उसमें शिरकत कौन कौन कर रहा है? देखिए, इसमें फाटा के मुख्तलिफ इलाकों से शुमाली वजीरिस्तान के जो इलाके हैं उनसे जो उनके हमायदीन है वो असद कैसर जो स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से, पहले उनके साथ मुलाकात करेंगे और कुछ लाएअमल तय किया जाएगा नकीबुल्ला के हवाले से, और उसके बाद एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें ऐलानात मुतवक्को किए जा रहे हैं। ठीक है जी, आमिर जमील अपडेट करते पेशावर से, आपका बहुत शुक्रिया। अब हम वफाकी दारुल हुकूमत की जानिब जहाँ पर मौजूद हैं आज उसके नुमाइंदे राना तारिक, उनसे जानते हैं कि आज क्या इवेंट्स होने जा रहे हैं, कौन सी सियासी और गैर सियासी सरगर्मियां होने जा रही हैं। जी राना तारिक, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस
वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में बहुत सारे इवेंट हैं, सियासी गहमा गहमी भी बहुत ज़्यादा है इस्लामाबाद में। सबसे अहम जो है आज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास हैं। कौमी असम्बली का इजलास जो है वो गुज़श्ता एक हफ्ते से जारी है, आज फिर दोबारा शुरू होगा स्पीकर अयाज सादिक की सदारत में। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो कौमी असम्बली में गुज़श्ता हफ्ते जो दरपेश रहा है वो कोरम का मसला था। 86 अरकान जो हैं वो कोरम के लिए दरकार होते हैं कि जब तक 86 अरकान कोरम के इजलास में मौजूद ना हो तो इजलास जो है वो कंटिन्यू नहीं रह सकता, क्योंकि हुकूमत ने ये इजलास बुलाया है। हुकूमत को ही की जिम्मेदारी है कि वो कोरम को पूरा करे और मुसलसल कोरम पूरा ना होने की वजह से कोई राना तारिक, आप स्पीकर का जिक्र कर रहे हैं तो कुछ ये खबरें आ रही थी कि अभी लाहौर में शेख रशीद अहमद ने इस्तीफे का ऐलान किया था और वो फिर दुबई चले गए थे, इस्तीफा नहीं दिया था। तो सुनने में आ रहा था कि शायद स्पीकर उनको टेलीफोन करके पूछे भाई आपके इस्तीफे का क्या हुआ, तो कुछ ऐसी खबरें हैं? जी बिल्कुल, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के जो अहम अफसरान हैं वो भी इसी इंतज़ार में है कि शेख रशीद अहमद ने इंतज़ार किया, कहा था एक बड़े जलसे में लाहौर में कि वो कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे देंगे। ताहम हमारी जब स्पीकर कौमी असम्बली से बात हुई तो वो भी उनका भी यही कहना था कि मैं भी इंतज़ार में हूँ कि शेख रशीद कब इस्तीफ़ा देंगे और कब मैं उसको मंजूर करूँगा। लेकिन मैं अलबत्ता हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पर खुद शेख रशीद से फ़ोन पर रब्ता करके पूछूंगा कि कब आप भेज रहे हैं। बता दीजिएगा कि इस्तीफे का क्या हुआ, क्योंकि जलसे के हवाले से, धरने के हवाले से तो यही कहा जा रहा था कि जी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉइंट ऑफ बैक रिटर्न है। बहुत शुक्रिया राना तारिक, अपडेट करे थे इस्लामाबाद से और थे सारी सूरत हाल के वहाँ पर कौन कौन से जो है वो इवेंट्स होने जा रहे हैं। तो जी जहाँ पर खबरें बहुत सारी हैं, जहाँ पर बातें बहुत सारी हैं, वहीं पर भी ब्रेक भी बहुत सारे आते हैं। तो गुड मॉर्निंग आज में इस वक्त आ गया है यहाँ पर एक ब्रेक, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अभी जब हम ब्रेक पर गए थे तो एक बड़ी अहम खबर यह आई कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहले T20 में 105 रन बनाकर आउट हो गई है। इंतहाई शानदार कारकर्दगी का पाकिस्तानी टीम ने मुजाहरा किया और ये शानदार इन्वर्टेड कॉमास में लिख लीजिएगा, क्योंकि हम सोच रहे थे कि शायद 50 से कम ही जो है वो स्कोर हो पाएगा आज पहले T20 में। लेकिन पाकिस्तान टीम के जो मायानाज बल्लेबाज हैं उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की और बहुत ज्यादा एहसान किया, तो 105 रन पाकिस्तानी टीम बनाने में कामयाब हो गई है। अब देखते हैं कि बॉलर कितना बड़ा एहसान करते हैं, आया आउट कर पाते हैं जल्दी या नहीं कर पाते। बिल्कुल इतनी कैपेबिलिटी तो है हमारी टीम में कि हम 100 रन के ऊपर भी आउट कर सकते हैं और बाबर आजम 41 रन बना के नुमाया रहे हैं, जबकि सरफराज ने और बाकी दीगर ने डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके। हाँ, कैपेबिलिटी वाले दौर पुराने हो गए, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि पाकिस्तानी टीम अनएक्सपेक्टेड है। तो जनाब अब आ जाते हैं हमारे एडिटोरियल्स के ऊपर, और एडिटोरियल्स पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर सहाफी नफीस सईद साहब मौजूद होते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। कैसे हैं आप? मैच के बाद की सूरत हाल ये है कि आप मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मैच का सुन के एकदम से आप अच्छा नहीं, अभी हमारी बात हो रही थी रावनवार के घर पे छापा भी पड़ा था। हाँ जी हाँ, रावनवार के घर पे भी छापा पड़ा है, 2 पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया है। अच्छा, मतलब दोनों खबरों पे आप लोग मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मैच पे भी मुस्कुरा रहे हैं, रावनवार मैच पे तो मुस्कुरा रहे थे, वो तो नाज़रीन ने भी देख लिया। रावनवार वाली खबर पे क्यों मुस्कुरा रहे हो, यकीनन जानते ना। आपको पता है हर मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी होती है। ओह माय गॉड। सबसे अच्छी खबर यह है कि रावनवार घर पर मौजूद नहीं था। ये एक ब्रेकिंग न्यूज है कि रावनवार मिले नहीं, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो वो जिनसे लोग भागते थे, जिनके खौफ के साए से आजकल वो छुपते फिर रहे हैं और उनका पता नहीं है। इवन जो तफ्तीशी टीम है उनको नहीं मालूम, उनके अपने पुलिस को नहीं मालूम कि वो कहाँ है। ये एक बड़ा बड़ा सवालिया निशान है। 1980 में रावनवार ने जो है वो पुलिस फोर्स ज्वाइन की, और जब नोटोरियस जो बने, जैसे नोटोरियस कहा जाए 1990 बतौर क्लर्क ज्वाइन की थी जी, पुलिस ज्वाइन किया। उसके बाद जब वो 1990 के ऑपरेशन में जो उन्होंने कार्रवाइयाँ की एमक्यूएम के खिलाफ, और उन्हें कहते हैं पीपीपी मैन, वो कई बार सस्पेंड हो चुके। पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि रावनवार की वो एक मतनाज़ा शख्सियत रहे हैं, हमेशा ही अपने उस 1980 से ही मतनाज़ा रहे। उन्होंने 2013 में, आपको याद होगा, अब्बास टाउन में धमाका हुआ था, उसके बाद उन सस्पेंड कर दिए गए थे, फिर रीइंस्टेट हुए। फिर उन्होंने कायम अली शाह ने एमक्यूएम के खिलाफ, आपने देखा होगा, तकरीर की थी कि एमक्यूएम को बैन कर दिया जाए, और ताहिर लंबा किसी रॉ का एजेंट है ये, जिसको बाद में अदालत ने उसको बरी कर दिया था। उसके बारे में भी उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिस पर कायम अली शाह ने उन्हें सस्पेंड किया। फिर आपने देखा ख्वाजा इजहारुल हसन का वाकया हुआ, तब सस्पेंड हुए। लेकिन जब भी वो सस्पेंड हुए उनको रीइंस्टेट किया गया। लेकिन इस दफा जो वो सस्पेंड हुए, इस दफा जो उनके खिलाफ मुकदमात हैं और इस दफा जो लवाहिकीन वहां से आ रहे हैं, उसके बारे में बताइए कि पीपीपी पे सफा 300 बंदों रावनवार कहा जाता है। 250 की भी एप्लीकेशन भी दायर हुई है, जिसको कहा गया कि 250 एनकाउंटर में उन्होंने बंदे मारे हैं, उनकी तहकीक होनी चाहिए। रिपोर्टेड एनकाउंटर है।
जी हाँ, ये नहीं, अब तो ये दरखास्त दायर हो गई, रिपोर्टेड इनकाउंटर है बिल्कुल। और तो कहा जाता है कि 300 से ज्यादा बंदे उन्होंने, जिसका अमूमन हम कहा जाता है टपकाए हैं। सही है। तो ये जो कहा जाता है स्कोर है ये उनका। इस हवाले से अब तहकीक होगी। अब पुलिस फोर्स जो कि सुल्तान ख्वाजा के भी हम देख रहे थे, वो कह रहे हैं कि हम पर बहुत हम तो अदलिया की तामील कर रहे हैं। राव अनवर कहाँ है इस वक्त? अलमिया सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान ये कि खुद कमेटी को नहीं मालूम राव अनवर न सिर्फ इनकाउंटर में बल्कि लैंड ग्रैबिंग के केसेस में भी इन्वॉल्व है। 2 दफा सस्पेंड ये सिंध हाई कोर्ट के ऑर्डर पे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हुए हैं, लेकिन उसके बाद जैसे कि आपने कहा कि बहाल भी हो जाते हैं। जी हाँ, तो जरदारी साहब ने एग्जीक्यूटिव पावर इस्तेमाल करते हुए बहाल करवाया था एक मरतबा, तो इसीलिए कहा जाता है कि वो पीपीपी के मैन है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि जब अदलिया भी हो गई है, पूरा पाकिस्तान अब पीछे पड़ा हुआ है। अब देखें आज बिलावल साहब सवाल क्यों उठा रहे हैं कि अकेला राव अनवर खुद कुछ नहीं कर सकता, उसके पीछे यकीनन एक बहुत बड़ा रैकेट होगा। अली इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि बिलावल भुट्टो को जरूरत क्यों पेश आई राव अनवर के हक में ये बयान देने के लिए। वैसे हक में कहा जा रहा है कि वो किसी दूसरी जगह भी कई मरतबा भी ऐसे लोगों को जो है कानूनी कटहरे में लाया गया, वहाँ कहीं इस तरह के बयान नहीं है, तो ये बयान क्यों दिया रहा है। लेकिन राव अनवर के बारे में ये जो असल कहानी है कि इस वक्त कहाँ है। अच्छा, जो इन्वेस्टिगेशन टीम के सरबराह हैं सनाउल्लाह अब्बासी साहब, वो कहते हैं जी हमें तो कुछ पता ही नहीं है, फ़ोन सबके ऑफ हैं, कांटेक्ट हो नहीं रहा, पुलिस पार्टी को हमने जो है वो कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश की है। तो ये तो तहकीकात हैं जो कि राव अनवर के हवाले से की जा रही हैं, जबकि एक डेवलपमेंट जो कि आप भी जिसका जिक्र कर रहे थे कि एक बंदे को उन्होंने पकड़ा है और अब उससे पूछगछ करेंगे। जी हाँ, एक नाजुक मीर है वो, इनका सराब गोट में जहाँ उनकी दुकान थी, उन्होंने दुकान दी थी। और कहा जाता है कि वो राव अनवर के ही साथी थे जिनकी कंप्लेन पर जो है वो नकीब को उठाया गया था, और उसी के हवाले से, क्योंकि वो एक गवाह है, एक इस केस का अहम वो है, तो उसको हिरासत में ले लिया गया, उसकी तफ्तीश हो रही है। अब मालूम होगा कि आया ये पूरा नेटवर्क है, कौन है, क्योंकि राव अनवर ने जब संभाला था ना अली एसएसपी मलीर, सबसे बड़ा सवाल होता है कि इन्हें क्यों एसएसपी मलीर रखा, 6 साल से एसएसपी मलीर है। शुरू में 4-5 थाने इनके पास थे, लेकिन फिर गडाफ का बिन कासिम का थाना दे दिए गए, 15 थानों के हेड थे। इन्हें कहा जाता है कि इवन आईजी जो है वो आईजी के हुक्म के बगैर, इनके हुक्म के बगैर आईजी भी मलीर में किसी की तैनाती नहीं कर सकते थे। और ये आईजी से ज्यादा पावरफुल सिंध गवर्नमेंट, सिंध की तारीख में सबसे बड़े, सबसे ताकतवर तरीन पुलिस ऑफिसर। अच्छा, इनके बारे में ये भी कहा जाता है, जब मुशर्रफ दौर में हमने देखा कि कराची ऑपरेशन के जो तमाम तर इन्वॉल्व SHOs थे, उनको जब टारगेट किया जा रहा था मुख्तलिफ मकामात पर, तो हमने देखा था कि इन्होंने अपनी तैनाती कहीं और करा ली थी, और ये हैदराबाद में भी जो है वो डिप्यूट रहे, उसके साथ साथ इस्लामाबाद में काफ़ी अर्सा जो है ये रहे। तो मैंने ये देखा है कि राव अनवर ने काफ़ी जो है वो जगहों पर अपनी पोस्ट को सर्व करवाया। बिल्कुल, उसके बाद इनको जब 2011 में बस में आए थे, जब ये इनको डीएसपी किमाड़ी बना दिया गया था, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई थी 2008 में, उसके डीएसपी किमाड़ी बनाया, उसके बाद उनको एसपी गिडाफ बनाया गया, प्रमोट किया गया, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ही हमेशा इनको प्रमोट किया, इनको रीइंस्टेट किया। अभी मैंने आपको बताया कि जरदारी साहब ने अपने एग्जीक्यूटिव पावर संभाल किया इनकी रीइंस्टेट, तो ये इसकी तहकीक तो होनी चाहिए। अगला इदारिया हम देखते हैं, आजकल चीफ जस्टिस बहुत फाल हैं, और लॉ कॉलेजेस के हवाले से उन्होंने लाहौर रजिस्ट्री में समात के दौरान जो है वो एक पास किया कि जो इतने भी लॉ कॉलेजेस हैं उनका इल्हाक सरकारी यूनिवर्सिटी से नहीं होगा, उसे पाबंदी लगा दी गई है। और उन्होंने एक बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए कि सुबह पान की दुकान चलाने वाला और शाम की दूध की दुकान पर बैठने वाला जो है वो वकील नहीं बनना चाहिए। कीजिएगा, जो मैंने सुनी भी थी और पढ़ी भी थी कि चीफ जस्टिस ने नए एडमिशन पे पाबंदी लगाई है, और जो पुराने एडमिशंस हैं उनको कहा है कि आप अभी बिल्कुल ये ऐसा ही है। आपने जैसे LLB के टेस्ट होते हैं अली, उसमें इतनी नकल होती है कि आपने सिर्फ वहाँ बैठना है और फिर जिस तरह होता है ना कॉपी खोलनी और लगानी, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि अगर इस तरह के टेस्ट से आप वकालत लेंगे, हासिल करेंगे, वकील बनेंगे, तो उसका फायदा किया। दुनिया में देखा हमने, जो अच्छे तालिब इल्म होते हैं, ज़हीन तालिब इल्म होते हैं, मेहनती तालिब इल्म होते हैं, वो वकालत की तरफ आते हैं। हमारे यहाँ इसका बिल्कुल ही उल्टा है। तो ये इसका चीफ जस्टिस का ये ऐसा इकदाम है और ये करना, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि तैनाती पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के बारे में भी कहा कि उसे मुस्तकिल तैनात होना चाहिए। सारे वाइस चांसलर मौजूद थे जो है वो इकदाम कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब। उन्होंने कहा जी 1.5 लाख वकला हैं जिनका मैं कमांडर हूँ और हमें इनको लीड करना है, और बिल्कुल मेरी फोर्स है ये तमाम वकला जो है, और इनको आगे लेकर चलना है और इंसाफ के पूरे तकाजे होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर आप देखें नफी साहब, हर मामले में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चाहे सफाई का मामला हो, ज़ैनब कत्ल केस हो या दीगर मामलात हो, इस दफा बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। और चीफ जस्टिस ने जो 1 साल दिया ना तोहफा, जिसे वो कह रहे हैं 1 साल का तोहफा, मेरे ख्याल से तमाम मीडिया को एक स्कीम बनानी चाहिए, एक थीम है, उस थीम के ऊपर लेकर चलना चाहिए कि चीफ जस्टिस के 1 साल के तोहफे पे आकर कितना अमल हो रहा है और कौन कौन इस पर अमल कर रहा है, और इस किस्म के जो भी करप्शन के हवाले से ये जो हम देखते हैं इल्तवा का शिकार है, फिर हमने इन वाकयात को सामने लाया जाए ताकि मोटिवेट करें। अगर ये एक चीफ जस्टिस ने ऐसा इकदाम उठाया है तो हमें सबका
उनका साथ निभाना चाहिए और इसको देखना चाहिए, इस तोहफे को हमें शेयर करना चाहिए। अभी कुछ अर्से पहले मेडिकल कॉलेजेस पे उन्होंने सख्त एक्शन लिया था। जी हाँ बिल्कुल, ये सारी चीजें ये हमें घर में उन्होंने अपने कह दिया है घर वालों को कि जी 1 साल तक मैं आप लोगों के लिए मौजूद नहीं हूं, मैं अपने बच्चों और बीवी को कह दिया कि आपके लिए नहीं हुई। तो और ये जजेस को भी उन्होंने कहा है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी एक आया, उन्होंने कहा कि ये पॉलिटिशियन, ये जजेस जो है वो सारे काम अपने काम के अलावा सारे काम कर रहे हैं, लेकिन इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अनदर अटैक इन काबुल, डॉन का इदारिया है, ये कहता है कि डू मोर का हमें खूब सबक पढ़ाते रहे। और अब क्या हो रहा है, तो इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में एक अली जो है 4 दहशतगर्द, सबसे सेफेस्ट एरिया है जी, रेड जोन, 4 यानी कि हमलावर आते हैं और वो घंटों आपको तकनीक नाच नचा देते हैं। आपकी वहाँ पर नेटो फोर्सेस भी हैं, अमेरिकन कमांडोज हैं, अफगानी हुकूमत पे आपने अरबों डॉलर्स खर्च कर चुके हैं। उसका नतीजा क्या निकला कि 4 लोगों ने आपका परेशान हाल कर दिया और काफी लोग, दर्जनों लोग मारे गए, जिसमें ज्यादातर तादाद गैर मुल्कियों की अब तो सामने आएंगे। तो ये इदारिया ये कहता है कि आपने, ये कोई वो जगह नहीं है कि किसी ऐसे रिमोट एरिया में हमला हो गया, धमाका हो गया जहां जिसको पर्दापोशी कर दी जाए। ये एक ऐसा है जो आपकी कलई खोल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके जो मिलिटेंट नेटवर्क्स हैं दे आर स्टिल डोमिनेटिंग और योर सिक्योरिटी लैंडस्केप। अफगानिस्तान का एक जो बड़ा हिस्सा है, जो एक बड़ी टेरिटरी है, वो अब तालिबान के अंडर आ चुकी है और अमेरिकन फोर्सेस अमलन तौर पे वो सिर्फ बेसिस तक महदूद है। बिल्कुल, ये हम तो वैसे भी कह चुके हैं, हमारे एक वो है कि 40% इलाका जो है उस पर अफगान गवर्नमेंट की कोई तसल्लुत नहीं। इसमें मलिक अल-हूदी ने भी कहा है कि वही इलाके ऐसे हैं जहां उनको जरूरत नहीं है किसी और जगह यानी कि अपना बेस बनाने की, क्योंकि दाइश वहां मौजूद है, अलकायदा वहां मौजूद है और सबसे बड़ी बात है पॉपी कल्टीवेशन जो है, जो ये मंशात से वो अपना तमाम जो है वो आजादी पूरे कर रहे हैं, तो उनको पालने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को आप खुद पाल रहे हैं। बहुत शुक्रिया नफीस नईम साहब हमारे साथ मौजूद थे और यही वो फेलियर है जिसका रिएक्शन जो है वो अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर निकालता है, कभी डू मोर की सूरत में और कभी हमारी इमदाद बनकर के। खैर, गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। चले जनाब, बैटिंग के वाले से बात कर रहे थे तो बैटिंग तो नहीं चली, लेकिन हमारी बॉलिंग चल गई है और 2 खिलाड़ी जो हैं वो आउट हो गए हैं और लेट्स सी के एक के बाद एक अब सारे खिलाड़ी आउट हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो बहुत ज़बरदस्त है और 15 रन के ऊपर 2 विकेट्स हमने ले लिए हैं, तो होप फॉर द बेस्ट कि हम जीत सकते हैं। अच्छा जी, इसी हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक क्रिकेटर सलाहुद्दीन सल्लू साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने आज उसके लिए हमारे लिए वक्त निकाला। सर, वनडे में तो कौमी टीम वाइट वॉश हो ही गई है, लेकिन अब क्या लगता है आपको कि T20 में भी यही हाल होने वाला है और आप क्या समझते हैं कि किन किन चीज़ों में बेहतरी की ज़रूरत है, क्योंकि स्ट्रैटेजी की तो हमेशा से ही कमी रही है हमारी टीम में। हमको हर शोबे में, जो आपने सवाल किया है, हर शोबे में मेहनत की ज़रूरत है और लग रहा है कि मेहनत कर रहे हैं, लेकिन देखिए हार और जीत तो खैर होती रहती है क्रिकेट में, लेकिन 2 चीज़ें हैं जिस पे आपका इख्तियार नहीं होता, एक टॉस पे नहीं होता, एक मौसम पे नहीं होता, लेकिन बाकी चीज़ें हिकमत अमली पे आती हैं। 2 तब्दीलियाँ तो की हैं, लेकिन वो तब्दीलियों से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए कि मोहम्मद आमिर हैं, इनको आउट करना चाहिए, हसन अली को आउट करना चाहिए और रुमान रईस को आउट करना चाहिए। शाहबाद खान ने 3 आउट किए, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने भी काफ़ी रन दे दिए हैं, क्योंकि उनको एडवांटेज ये था कि लेफ्ट हैंडर थे तो उनके लिए ऑफ स्पिन हो जाती थी। इस वजह से इनको बॉटम लाइन ये है कि हर शोबे में बड़ी सख्त मेहनत की ज़रूरत है और 3 चीज़ें होती है क्रिकेट में, कंसंट्रेशन, तवज्जो, एप्लीकेशन, विकेट पे ठहरना। आपने ये भी देखा होगा पिछले मैच में 27.2 ओवर में टीम आउट हो गई, तो ये पूरे ओवर खेलें, 50 ओवर बहुत होते हैं। और तीसरी चीज़ होती है डेडिकेशन, हिम्मत, हौसला, वो ना हारे। सल्लू भाई, आपने जैसा कि पिच किस टाइप की बिहेव करेगी ये हमारे हाथ में नहीं होता, टॉस हमारे हाथ में नहीं होता, वेदर हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन बहरहाल यही चीज न्यूजीलैंड के भी हाथ में नहीं थी, लेकिन न्यूजीलैंड ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बहरहाल वनडे में व्हाइट वॉश हो चुका है पाकिस्तान को, अब T20 में भी सूरत हाल कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रही है, तो सरफराज अहमद को आपको क्या लगता है, क्या कप्तानी से हाथ तो नहीं धुले पड़ जाएंगे अगर हम T20 सीरीज भी हार जाएंगे, और फिर कोई और मुतबादिल नजर आ रहा है आपको सरफराज का टीम में? देखिए, मैं नहीं समझता कि सरफराज को हटाना चाहिए, उसकी माजी में मिसाल दे दें, डेविड गावर होते थे इंग्लैंड के, बहुत यंग, उन्हें कप्तान किया था इंग्लैंड वालों ने, वो 7 मैच कंसेक्यूटिव हारे थे, लेकिन उन्होंने उसकी तब्दीली नहीं की थी, क्योंकि या तो पहला डिसीजन आपका गलत है कप्तान बनाने का, या दूसरा डिसीजन गलत ही होगा कि आप उसको हटा दें। तो मेरे ख्याल में जो बोर्ड ने इनको बनाया है, इनको लड़कों को सहारा देना चाहिए, लड़कों को उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि सरफराज अकेला नहीं जिता सकता, जैसे मैंने अर्ज किया ना, ये सिंगल विकेट नहीं है,
ये एक टीम गेम है, लाइक हॉकी। सरफराज के अलावा 10 खिलाड़ी और होते हैं, उनका भी फ़र्ज़ है कि वो रन करें, वो बैटिंग करें, वो अच्छी फील्डिंग करें, तब ये टीम एक मुकाम हासिल कर सकती है। और मुझे पूरा यकीन है कि टीम मुकाम हासिल करेगी। आगे डिसअपॉइंटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, कौम को ज़ाहिर है, कौम जिस तरीके से क्रिकेट से मोहब्बत करती है तो उनके लिए दिल बर्दाश्ता तो होंगे यकीनन, लेकिन हौसला अज़्म अगर साथ रहे और आप अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाते, जितनी आप में सलाहियतें हैं उनको आपने देखा ही है माजी में कि खिलाड़ियों ने, यही बाबर आजम थे जो रनों के ढेर लगाते थे, यही हमारे दूसरे खिलाड़ी थे फ़खर जमान ने कैसे 100 करके आपको मैच जिताया था। तो इनमें सलाहियत है, लेकिन मैं एक चीज़ से मुत्तफ़िक नहीं होऊंगा कि कंडीशन कैसी भी हो, आपको रन करने हैं, आपको विकेटें लेनी है, चाहे वो इंग्लिश कंडीशंस हो, न्यूजीलैंड की कंडीशन हो, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन हो, या बाउंसी ट्रैक होते हैं इंडिया में, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। कंडीशंस जैसी भी हो, परफॉर्म हर हाल में ही करना है, क्योंकि तभी आप क्रिकेट टीम का हिस्सा रह सकते हैं। कौमी टीम की अगर मुसलसल शिकस्त की बात की जाए तो सर आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? क्या समझते हैं कि कंडीशंस का कोई इशू है या पिच का कोई इशू है? कौमी टीम की वहाँ पर जो पिच है उस पर खेल नहीं पा रही है, या ज़्यादातर इनके प्रैक्टिस सेशन वहाँ नहीं कराए गए हैं? वजह क्या है? देखिए, यहाँ पर अगर आप चाहें तो उस किस्म की पिचेस बना सकते हैं, और इसमें मुझे याद है कराची की एक आरिफ अब्बासी साहब के दौर में 4.5 फीट खोद के इसको बनाया गया था, जिसमें से वेस्ट इंडीज़ आ रही थी, तो आप बिलीव करें स्लो करने के लिए उसमें लकड़ी का बुरादा डाल दिया गया था, चप्पलें डाल दी गई थी कि विकेट स्लो हो जाए। ये पिच जो बनती है, ये बनती है जैसे आप रोड बनाते हैं, इसमें कंक्रीट होती है, इसमें सीमेंट डाला जाता है, उसको इतना फर्म कर दिया जाता है, उस पर फिर नंदीपुर एक जगह है, वहाँ की मिट्टी ला के डालते हैं तो तेज़ भी हो जाती है बाउंसी। तो आप सही कह रही हैं, मैं आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ इस बात पे कि बाउंसी ट्रैक्स पे हमें प्रैक्टिस करानी चाहिए, क्योंकि हम जब यूएई जाते हैं, जो कि हम होम सीरीज़ खेलते हैं, तो वहाँ तीनों चीज़ें आपके फेवर में होती हैं। एक लो बाउंस होता है जो आपके फ़ायदे की बात है कि नीचे रहता है गेंद, दूसरा वेदर आपके मतलब का होता है, तीसरा क्राउड आपके साथ होता है, ठीक है, एक्सपेट्रिएट्स और जो पाकिस्तानी है बहुत हैं, ठीक है। जो आपने बात की बड़ी अच्छी बात है ये कि बोर्ड को इस तरफ भी सोचना चाहिए कि इस किस्म की जहाँ जा रही है टीम, वहाँ जैसी पिचेस हैं उस किस्म की पिचेस पे प्रैक्टिस दें। ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, बाउंसी ट्रैक से, इंडिया जा रहे हैं, तो आपको चले हमने एक पोस्टमार्टम किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। सलू भाई आपका बहुत शुक्रिया। और जैसे कि सलू भाई कह रहे हैं कि हमें अपनी जो पिचेस हैं उनको फास्ट करना होगा, क्योंकि हमारे खिलाड़ी जब अबू धाबी में खेलते हैं, दुबई में, शारजा में खेलते हैं, तो हम देखते हैं कि अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी पिचेस से बहुत ज्यादा ना रिजेबल करती है, इस वजह से बहरहाल भार नहीं कर पाती हैं। अब्दुल माजिद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और तस्जिया भी बहुत खूब देते हैं, हमारे शो के कई दफा मेजबान बन चुके हैं, इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज जरा ये बताइएगा, हम अब T20 सीरीज के बाद भी तो ये नहीं कहेंगे बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले, या अभी भी उम्मीद की कोई किरण बाकी है? देखिए, हल्की सी उम्मीद की किरण अभी भी बाकी है। 22 रन पर 2 खिलाड़ी न्यूजीलैंड करते देखा होगा, लेकिन कभी क्रिकेट खेलते नहीं देखा होगा, कभी आपने गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा होगा, कभी जो है वो जॉगिंग करते नहीं देखा होगा। ये है खूबसूरती पाकिस्तान की, जो आपको ना स्विट्जरलैंड में मिलेगी, ना ही यूरोप के किसी और पुरफिजा मकाम पर मिलेगी। लाखों रुपए खर्च करके लोग वहां पर जाते हैं, लेकिन चंद हजार रुपए खर्च करके हमें ऐसे मकामात पर जाना चाहिए। और कसम खा के कह रहा हूं कि शायद आपने जन्नत जो है अगर जमीन पर देखनी है तो आपको गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में, मरी में, इन मकामात पर मिलेगी। बिल्कुल इन्हीं मकामात पर मिलेगी। सब आप गई हैं कभी? नहीं, मैं नहीं गई, लेकिन अभी खल्टी झील को देखने के बाद मेरा बहुत दिल चाह रहा है। लेकिन मेरे ज़हन में एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर ये झील मेल्ट हो जाती है तो क्या होगा? वैसे आपस की बात है, ये मेल्ट नहीं होती है। आपने देखा नहीं किस हद तक कॉन्फिडेंस हो के लोग गाड़ी चला रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, क्योंकि पता है नहीं होती है। चलें जी, फिर तो मुझे खल्टी झील जाना है। तो ये है मेरे लोग और ये है मेरे लोग और इनकी देश की बातें। तो जनाब गुड मॉर्निंग, आज मैं यहाँ वक्त ब्रेक का कहीं जाएगा मैं, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। और अब कुछ बात कर लेते हैं नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल के हवाले से, जिसके मामले पर तश्कील दी गई 3 रुकनी कमेटी को आईजी सिंध एडी ख्वाजा ने आज तलब कर रखा है, जिसमें राव अनवार तहकीकाती कमेटी के रूबरू पेश ना हुए। डीआईजी सुल्तान ख्वाजा कहते हैं कि राव अनवार पर होने वाला खुदकुश हमला भी मशकूक है, जबकि नकीब का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं मिला। इस हवाले से तहकीकात करेंगे। और अपडेट ये भी है कि आज राव अनवार के घर पर जो है वो छापा मारा गया है और राव अनवार घर पर नहीं पाए गए। उनके घर के पास जो 2 अफराद थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जो उनके बंदे ही बताए जाते हैं और तहकीकात जारी हैं। बहरहाल मजीद जो अपडेट्स आएगी वो भी आपको बताएंगे। एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो मुलाहिजा कीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे।
कराची के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट जाली मुकाबले के बाद अंडरग्राउंड राव अनवार के खिलाफ एक और केस ओपन। DIG ईस्ट ने नए मुकदमात खोलने का इंदिया दे दिया। सुल्तान ख्वाजा का कहना था कि नकीब कत्ल का मुकदमा अहले खाना की मदय्यत में दर्ज होगा जो कराची पहुँच रहे हैं। राव अनवार से कई बार नकीब के मुतालिक शवाहिद मांगे जो वो पेश न कर सके। हम दोनों इंक्वायरी मेंबर सेंट्रल प्रिजन गए थे और वहाँ पे जाने के बाद हमने कारी एहसान की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की, जिस पे कारी एहसान साहब ने इस बात की तरदीद कर दी कि ये नकीबुल्लाह वो नहीं है या ये नकीबुल्लाह किसी भी तौर पे उनका क्राइम पार्टनर नहीं रहा। उसके बाद हमें थानों के रिकॉर्ड से कोई ऐसी चीज़ मौसूल नहीं हुई जिसका नकीबुल्लाह का किसी भी केस में मुलव्वस होना पाया जाता हो। DIG ईस्ट को राव अनवार पर होने वाला खुदकुश अटैक भी मशकूक लग रहा है। सीन ऑफ क्राइम पे गए थे, सीन ऑफ क्राइम पे जाने के बाद दोबारा हम वापस आए उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन वो और उनकी टीम ऑफिस से गायब हो गए और उसके बाद हमारी तरफ से मुसलसल रब्ता किया जा रहा है, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तहकीकाती कमेटी के अरकान का कहना था कि राव अनवार को भी सफाई पेश करने का मौका दे रहे हैं मगर वो पेश नहीं हो रहे। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की है और जैसे कि हम आपको मुसलसल आगाह कर रहे हैं इस नकीबुल्लाह के हवाले से कि इसके खिलाफ ही सिर्फ एक तहकीकात नहीं चल रही है, बल्कि हम देख रहे हैं कि तकरीबन 300 इनकाउंटर्स किए थे अगर हम बात करें राव अनवार की, और 250 के करीब बताया जा रहा है कि 250 फैमिलीज ने अदालत से रुजू कर लिया है और वो कह रही हैं कि हमारे बच्चों का भी जो है वो केस खोला जाए। आखिर क्या वजूहात थी जिनके बिना पर हमारे बच्चों का इनकाउंटर कर दिया गया? बिल्कुल, अगर हम नकीबुल्लाह के हवाले से बात करें तो नकीबुल्लाह की अगर ओवरऑल बात की जाए तो इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने नहीं आया और इनके हवाले से यही कहा जा रहा है कि अपने बेटे के जो है वो कैप्टन बनाना चाहते थे और दूसरी जानिब इनको फोटोग्राफी का और मॉडलिंग का बहुत ज़्यादा शौक था और इनका किसी किस्म का भी ताल्लुक किसी कलदम तंजीम से नहीं था। और अब ये कौन से अवामिल थे जिनके पीछे इनको उठाया गया, जिनके पीछे इनका इनकाउंटर किया? तो जब ये सारी बातें हमने सनाउल्लाह अब्बासी से पूछी तो उन्होंने उल्टा हमसे कहा कि आप बहुत अच्छा जो है वो सवाल पूछ रही हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब के लिए अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो मेरे ख्याल में अब 24 घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है तो सिर्फ यही सामने आई है कि राव अनवार के घर पर छापा मारा गया है और राव अनवार जो है वो घर पर मौजूद नहीं है। ये डेवलपमेंट इस स्टोरी में मुसलसल डेवलपमेंट सामने आ रही है और हम आपको मुसलसल इस सिलसिले में अपडेट भी कर रहे हैं। बहरहाल अभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का रुख करते हैं और आपको बताएं कि बॉलीवुड की नगरी में फिल्म हिंदी मीडियम का राज है और हिंदी मीडियम ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड लेकर फिल्म फेयर का मेला लूट लिया है। जी हाँ, बिल्कुल, फिल्म फेयर का मेला तो लूट लिया है, लेकिन यही कहा जा रहा था कि सबा कमर को अवार्ड मिलेगा और मैं भी जो है बैठी हुई थी और ये देख रही थी कि जी अवार्ड किसको मिलेगा, लेकिन अवार्ड मिल गया है जनाब विद्या बालन को और इसमें जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है वो इरफान खान को मिला है। तो मेरे ख्याल में सबा कमर की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान, हाँ बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला साहिबा, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले तो ये बताइएगा, नकीबुल्लाह महसूद में इनकाउंटर हुए हैं राव अनवार के हाथों, राव अनवार के हवाले से एक अमूमी परसेप्शन ये है कि ये पीपल्स पार्टी की क़यादत के जो है वो बहुत ज्यादा करीब रहे हैं, कुछ बताएंगे इस सिलसिले में? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, परसेप्शन कभी कभार रियलिटी से बहुत मुख्तलिफ होता है, बहुत दूर होता है, तो ये परसेप्शन ले लेना कि कोई भी किसी के करीब है, मैं समझती हूँ कि थोड़ी ज्यादती है। लेकिन बहरहाल जहाँ तक नकीबुल्लाह महसूद का ताल्लुक है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाकया है, क्योंकि देखिए जो अब तक की इब्तदाई रिपोर्ट आई है उसमें तो यही नजर आ रहा है कि शायद जो नकीबुल्लाह जिसको बेचारे को जिसकी हलाकत हुई है वो दरअसल वो टेररिस्ट नहीं था बल्कि एक आम शहरी था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर सुमोटो नोटिस लिया है, IG ने कमेटी बनाई है और उस कमेटी ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट भी दी है। जाहिर बात है रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी पेश की जाएगी। देखिए, कोई भी शख्स हो, मैं ये कहती हूँ कि अगर वो कोई क्रिमिनल भी है तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा चलाना चाहिए, जो कि एक सिविलाइज माशरे का तरीकेकार है। सही। हर किसी को ये हक है कि उसको एक फेयर चांस मिला जाए। तो किसी को भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के अंदर मार देना या एनकाउंटर में मार देना ये बहुत बड़ी ज्यादती है। बहरहाल राव अनवार की जो एक क्रेडिबिलिटी है या जो उनकी माजी में जो उनके एनकाउंटर है उस पर तो मैं तबसरा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे नहीं पता ऑथेंटिकली कि जो एनकाउंटर हुए वो सही थे गलत है। जाहिर बात है अब ये मुकदमा शुरू हुआ है तो बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आई एम श्योर कि वो दीगर जो एनकाउंटर्स है उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है तो उसको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। ये भी एक हकीकत है कि जो शख्स चला गया उसको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन आइंदा के लिए
कम अज कम ये तो होगा कि कोई भी पुलिस ऑफिसर अपने इस्तेराब का इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचेगा और मोहतात रहेगा। अच्छा ये बताइएगा ना शर्मिला साहिबा, यकीनन तहकीकात के हवाले से आप कह रही हैं कि फेयर ट्रायल का हक सबको मिलना चाहिए, लेकिन ये जो बार बार हम परसेप्शन का जिक्र कर रहे हैं ना रावन वार के हवाले से, कहा जाता है कि उनको अदालतें हटाती थी लेकिन उसके बाद फिर इंटरवीन किया जाता था सिंध हुकूमत की जानिब से, पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से, और उनको बहाल करवा दिया जाता था। तो फिर वजह क्या थी? रावन वार में ऐसा क्या खास था? नहीं, अदालतें नहीं हटाती थी, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी पिछली दफा उनको किसी वाक़े के ऊपर हटाया था। जब कराची बदमनी केस चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने हटवाया था ना? सुप्रीम कोर्ट ने हटाया होगा, लेकिन जाहिर बात है कि सुप्रीम कोर्ट जब हटाता है तो एक इंक्वायरी भी बैठती है। इंक्वायरी में अगर कोई चीज सामने नहीं आती तो ऑफिसर दोबारा रीइंस्टेट भी हो जाता है। लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि उनकी परसेप्शन या उनकी रेपुटेशन जो है वो कोई बहुत आला किस्म की है, नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि चौधरी असलम जो शहीद हो गए हैं, उनके हवाले से भी उनकी रेपुटेशन कोई खास नहीं थी, लेकिन वो एक अच्छे ऑफिसर निकले, शहीद हुए, अपने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी उनकी जान गई। बात यह है कि हम कोई एक आध वाक़ये से देखिए, मैं इसके ऊपर बिल्कुल इसको डिफेंड नहीं करूंगी कि नकीबुल्लाह महसूद को किसी गलती की बुनियाद पे अगर उसको मारा गया है तो ये सही है और ऑफिसर को बरी जिम्मा हो जाना चाहिए। नो, ठीक, एक भी जान बहुत कीमती है, और अगर ऐसा हुआ है तो जो भी इनके जिम्मेदारान हैं, चाहे वो रावन वार हो, चाहे उनकी टीम हो, जितने भी लोग हो, उनको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही है, और का तो घर उजड़ गया। जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं, किसी और का तो घर उजड़ गया। और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के हवाले से भी आप बात कर रही हैं, जो इस तरीके से होता है तो बहुत ही गलत होता है। लेकिन अगर रावन वार के हवाले से बात की जाए तो घूम फिर कर बात उनके परसेप्शन पर आ जाती है, ये पीपल्स पार्टी से उनके करीबी ताल्लुकात के हवाले से आ जाती है। अगर मलिर की बात की जाए तो उनको वहीं पे ही जो है वो तैनात किया जाता है, हमेशा मलिर ही उनके हिस्से में होता है। अब तो खैर उनको सस्पेंड कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद बताइए कि सिंध गवर्नमेंट इस केस के अंदर बजाते खुद कितना कोऑपरेट कर रही है, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहती है? शर्मिला साहिबा, माजी में जितने भी इनकाउंटर्स हुए वो गडाब के एरिया में हुए। एग्जैक्टली। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी शख्स, चाहे वो बड़े से बड़े बादशाह क्यों ना हो, कोई मुल्क का वजीर आजम या प्रेसिडेंट क्यों ना, कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं है, और कोई भी ताहयात किसी ओहदे पे या किसी जगह पे नहीं रह सकता। ये एक कुदरत का कानून है, आपने एक ना एक दिन हम सब ने जाना है। और ये ना समझें कि रावन वार इज इंडिस्पेंसिबल, कि ना उसको हटा सकता है, जी उसके ताल्लुकात है, फलाएं जो भी आपके परसेप्शन। शर्मिला साहिबा, पिछले 3 सालों से जितने इनकाउंटर हो रहे थे ना वो गडाब के एरिया में हो रहे थे। कोई भी जी शऊर आदमी ये सोच सकता है क्या सारे दहशतगर्द गडाब में ही पाए जाते हैं, या गडाब के रास्ते से ही आ रहे होते हैं किसी और एरिया में, कि कोई और रास्ता नहीं है? और अब 13 गडाब टाउन विजिट किया है तो गडाब कराची का सबसे बड़ा टाउन है, इट्स ह्यूज, मतलब इतना बड़ा है कि आप इसमें घूम के घूम नहीं सकते, और उसका बॉर्डर भी मिलता है बलूचिस्तान से। तो ये भी एक हकीकत है कि बॉर्डर क्रॉस करके लोग आते हैं। अच्छा, माजी में जो इनकाउंटर्स हुए, अगेन मैं उसको बिल्कुल डिफेंड नहीं करी, सही हुए गलत हुए, लेकिन किसी पे इतना शोर हुआ नहीं। इसका मतलब है कि मे भी वो सही हुए हों, मे भी वो गलत हुए। अच्छा शर्मिला साहिबा, बिल्कुल आपकी बात को इंडोर्स करते हैं कि किसी पे इतना शोर नहीं हुआ, और किसी के लिए भी इस तरह का बयान भी सामने नहीं आया कि जैसे कि आपकी मरकजी क़यादत की जानिब से बयान सामने आया कि जी फेयर एंड ओपन ट्रायल होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हुए, उसके लिए तो कभी बयान सामने नहीं आया शर्मिला साहिबा। देखिए, माजी में जो इनकाउंटर्स हुए, मेरा ख्याल है वो लोग आइडेंटिफाई हो गए। जहाँ तक मेरा अपना जो नॉलेज है, मैं पूरे 300 लोगों के बारे में तो नहीं कह सकती जी, लेकिन जो हुए वो आइडेंटिफाई हो गए, ऑथेंटिकेट हो गए कि जी ये टेररिस्ट थे या इनका फला जराइम में वो था। अब ये भी नहीं हो सकता कि 300 के 300 जो है वो इनकाउंटर्स फेक इनकाउंटर्स थे या गलती से हो गए। तो मेरा ख्याल है कि एक वाक़ये के ऊपर बाकी सारे वाक़यात को सस्पिशियस नहीं करना चाहिए। इस वक्त जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, मोर इम्पोर्टेंट दैट रावन वार और एनी पुलिस ऑफिशियल इज, ठीक है जी, माजी में जितने भी एनकाउंटर्स हुए आप समझती हैं कि वो फेक नहीं होंगे? डेफिनेटली ये वाला जो एनकाउंटर आइडेंटिफाई हो गया है, तो इसके ऊपर पीपल्स पार्टी की जो मरकजी क़यादत है उसका बयान सामने आया है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी हमारे साथ मौजूद थी, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा सबा, शर्मिला फारूकी साहबा ये बात तो कर रही थी, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि वो जो 300 इनकाउंटर्स हुए हैं उनमें कई लोगों ने आवाज उठाई है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने आवाज उठाई है। बिल्कुल आवाज उठाई है, बिल्कुल। और अब नकीबुल्लाह के हवाले से उनके लवाहिकीन आज 2 बजे आ जाएंगे, तो डेफिनेटली ये मसला अब एक बड़ा मसला बन गया है। तो गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से फिलहाल इतना ही। आई होप कि आज का शो आपको पसंद आया होगा। ऐसी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।